चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हमारा सेशन चल रहा है 10th क्लास साइंस, जिसमें हम 10th क्लास साइंस का ऑब्जेक्टिव मटेरियल को कंप्लीट कर रहे हैं। जिसमें आज हम 10th क्लास साइंस का 9th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को आज आपसे डिस्कस करते हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ऑब्जेक्टिव सेशन के अंदर हमने पिछले चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हमने सभी चैप्टरों के को कंप्लीट कर लिया है। और आप 1 बाय 1 यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बहुविकल्प में क्वेश्चन दे रखे हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन की यदि बात की जाए तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का डिटेल सॉल्यूशन क्वेश्चनों का जो लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके, उनको वीडियो पहले से ही अपलोड कर दी गई है। आप यदि उसको देखना चाहें तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। और फिर आज हम डिस्कस करते हैं कि इसको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो एग्जाम के हिसाब से, जो भी आपके फरवरी में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें साइंस का जो भी जिस डेट में आपका एग्जाम होने वाला है उससे पहले सभी लोग इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ के जाइए, जैसे आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। भाई देखो, लेंस बनाने के लिए हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के लेंस होते हैं, एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है। और लेंस बनाकर हम किसी भी वस्तु को छोटा भी देख सकते हैं, हम बड़ा करके भी देख सकते हैं। मतलब उसकी आवर्धन क्षमता को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। तो आवर्धन क्षमता को उसके लेंस की आकार को, लेंस से किसी वस्तु के आकार को छोटा या बड़ा करने के लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं। तो लेंस बनाने के लिए हम कौन कौन से पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। भाई लेंस बनाने के लिए हम जल का भी उपयोग कर सकते हैं, कांच का भी उपयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम मिट्टी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और इसने यही पूछा है कि किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त में नहीं लाया जा सकता है। तो प्लास्टिक का भी लेंस किया जा सकता है, इससे भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। कांच से भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, और जल के द्वारा भी प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा क्या, मिट्टी। क्लियर? दूसरे क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है ना, आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। भाई हमें वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। भाई तो इस कंडीशन में कि प्रतिबिंब जो बन रहा है ना, वो कैसा होना चाहिए भाई, आभासी। प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, सीधा। और बिंब से कैसा होना चाहिए भाई, बड़ा। बिंब बोले तो जो वस्तु है हमारे पास, उस वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए भाई, बड़ा बनना चाहिए। तो उस स्थिति में हमें उस वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा भाई, तो ये याद रखना है। उस स्थिति में हमें वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पर रखना पड़ेगा। यदि हम वस्तु को वहां रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? और अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। भाई ये हमें याद रखना है भाई, कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। भाई हमारे पास जो समतल दर्पण है ना, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। याद रखना है सभी लोगों को क्वेश्चन। चलते हैं अगले स्लाइड में। और अगले स्लाइड में अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। भाई जैसे ही उस वस्तु को यदि हम वक्रता केंद्र पर यदि रख दें, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। भाई तो यदि किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा भाई, हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो याद रखना है हमें भाई इस क्वेश्चन को, कि वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु को रखा जाए तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि वाहनों में
पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है भाई? ड्राइवर है, पीछे का साइड मिरर के रूप में, जिसको हम कहते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए पश्च दृश्य दर्पण के रूप में जो उपयोग किया जाता है ना, वो है हमारा क्या? उत्तल दर्पण। ये क्या करता है? बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बना देता है और हम आसानी से, जो ड्राइवर है, गाड़ी चालक है, वो बस पीछे की वस्तुओं को अपने छोटे दर्पण में उनका प्रतिबिंब देख सकता है। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है छठवां हमारा, इसमें पूछा है कि भगोने के पीछे का दृश्य देखने के लिए, ये हो गया। अगला है, हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं भाई। हम दर्पणों की पहचान किससे कर सकते हैं भाई? दर्पणों की पहचान यदि देखा जाए तो दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर दर्पणों की क्या की जाती है भाई? पहचान की जाती है भाई। तो दूसरा आंसर हमारा इसका हो जाएगा कि दर्पण की यदि हमें पहचान करनी है तो दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के आधार पर हम दर्पण की क्या करते हैं भाई? पहचान करते हैं। क्लियर? तो ये छठे क्वेश्चन का आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई? एक लेंस है, लेंस की क्षमता को काय में मापा जाता है भाई? डायोप्टर में मापा जाता है। और यदि एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दे रखी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी भाई? तो फोकस दूरी होगी इसकी कितनी? 50 सेंटीमीटर। याद रखना है भाई आपको। कितनी? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। क्या है कि हमने लेंस का सूत्र पढ़ा हुआ है भाई कि फोकस दूरी क्या होता है भाई, या लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? 1/फोकस दूरी। क्लियर बात? इससे हम, और फोकस दूरी काय में होना चाहिए? मीटर में। और यदि सेंटीमीटर में दे रखी है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकल आएगा कितना? 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कि आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है भाई? जब हम किसी पदार्थ का प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेकर यदि हम किसी वस्तु का आवर्धन निकालते हैं तो उसमें जो ऋणात्मक चिन्ह आता है ना, वो किस बात को बताता है भाई? ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब जो बनने वाला है ना, वो कैसा बनने वाला है भाई? वास्तविक प्रतिबिंब बनने वाला है। यदि आवर्धन के मान में यदि ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो वो हमें बताता है कि प्रतिबिंब कैसा बनने वाला है भाई? वास्तविक बनने वाला है, क्योंकि प्रतिबिंब या तो आभासी बनेगा या प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। तो आंसर नंबर पहला हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर? नवा क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसकी बात करते हैं। 90 क्वेश्चन में पूछा है कि किसी दर्पण में चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः दर्पण क्या होना चाहिए? तो दर्पण या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा भाई हमारा। हमें यदि किसी वस्तु से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो हम, और हमारा प्रतिबिंब सदैव हम सीधा बनाना चाहते हैं, तो हमें या तो दर्पण लेना पड़ेगा कैसा? समतल, या फिर दर्पण लेना पड़ेगा हमें कैसा? उत्तल। क्लियर? पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं क्या? खाली स्थान। तो खाली स्थानों की बात करते हैं हम। सबसे पहला खाली स्थान हमें दे रखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है भाई? याद रखना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, जो वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है भाई? आधी होती है। याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है, जो एफ बराबर जो होता है ना, वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है भाई? आधा होता है। या आप कहें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, वो फोकस दूरी का कितना होती है भाई? दुगना होती है। इस बात को याद रखना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है दूसरा कि जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से क्या हो जाती है भाई? तो यह अविलंब से हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या? अभिलंब। अविलंब आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? तीसरे क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो वो दर्पण कैसा होना चाहिए भाई? आपका अवतल दर्पण ऐसा होना चाहिए। ऐसा प्रतिबिंब कौन बनाता है भाई? हमारा अवतल दर्पण बनाता है। और आगे क्वेश्चन है हमारा कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए हम दर्पण का आवर्धन 1 से क्या होना चाहिए भाई? जब हम वाहनों का में पीछे का दर्पण देखना चाहते हैं तो उनका आवर्धन कैसा होना चाहिए भाई? कम होना चाहिए भाई। आवर्धन कैसा होना चाहिए भाई? कम होना चाहिए। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि लेंस सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ऐसा कौन सा लेंस है हमारे पास जो सदैव छोटा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? वो है हमारा कौन? अवतल लेंस भाई। याद रखना है, अवतल लेंस ऐसा प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है भाई? इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन भाई। याद रखना है, प्रकाश का परावर्तन इसी को कहते हैं कि जब प्रकाश किसी समकीय या खुरदुरी सतह से टकराता है तो जिस माध्यम से प्रकाश आया था, प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाना, इस घटना को हम कह देते हैं प्रकाश का परावर्तन। के लिए अगला क्वेश्चन है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है भाई।
तभी जाके परावर्तन की घटना होगी। क्लियर? तो हमारा बराबर इसमें क्या आ जाएगा? आंसर। क्लियर? 8वां है कि दो माध्यम हमें प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं हम क्या? अपवर्तनांक। ये हमारा अपवर्तनांक कहलाता है और अलग अलग पदार्थों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को हम की उपस्थिति में देख सकते हैं भाई। वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में ही तो देख सकते हैं, यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में हमसे देख पूछा है कि एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए भाई। और आपसे पूछा है कि रेगिस्तान की मारीच का किस क्रिया का उदाहरण है भाई? तो इसको हम बोलते हैं कि यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है भाई। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है रेगिस्तान की मारीच का। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ रेगिस्तान में रेत बहुत ज़्यादा होती है और रेत से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसलिए हमें एक भ्रम होता है कि कहीं पर पानी भरा हुआ है। अक्सर हमें गर्मियों के दिनों में भी सड़क पर देखने को मिलता है कि हमें ऐसा भ्रम होता है कि कहीं सामने पानी भरा हुआ है। ये हमारी मारीच का नाम से जानी जाती है। तो ये घटना हमारी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। अगला है कि दर्पण सूत्र लिखिए। याद रखना है भाई, दर्पण सूत्र आपको 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और ऐसे ही दर्पण सूत्र याद रखना है जिसमें आपका माइनस लग जाएगा। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखना है भाई। f का मतलब यहाँ पे फोकस दूरी होती है, v का मतलब वस्तु की दूरी होती है और u का मतलब प्रतिबिंब की दूरी होती है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इसकी एवं उसकी फोकस दूरी में संबंध क्या होता है? तो आप याद रख सकते हो, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आर बराबर क्या होता है? 2f होता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको क्वेश्चन। अगला है कि एक आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि परावर्तन और आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? बराबर होना चाहिए। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखें हमसे पूछा है कि एक लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? लेंस की क्षमता का मात्रक याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम कहते हैं क्या? डायोप्टर। डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो भाई हम मिट्टी के लेंस नहीं बना सकते हैं, बाकी का कांच का बनाया जा सकता है, जल का बनाया जा सकता है और प्लास्टिक का भी बनाया जा सकता है। क्लियर? 8वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है भाई? समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई अनंत। अभी भी हमने ये क्वेश्चन को पढ़ा था जस्ट। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। अगला, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है भाई? अगला क्वेश्चन है हमारा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा क्या? अनंत। अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी कितनी होती है? अनंत होती है। उत्तल लेंस की क्षमता किस प्रकार की होती है भाई? ये भी हमें याद रखना है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है भाई? तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमारी कैसी? धनात्मक। उत्तल लेंस की जब भी क्षमता आएगी उसका आंसर हमारा जो आएगा ना वो काय में आएगा भाई? धनात्मक। और अवतल लेंस की जो क्षमता होगी ना वो कैसी होगी भाई? हमारी ऋणात्मक। इन दोनों बातों को याद रखना है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन है कि हम वस्तुओं को किसकी उपस्थिति में देख सकते हैं भाई? तो वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। क्लियर? आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या? मैचिंग का। और मैचिंग में सबसे पहले हमें दे रखा है क्या? डायोप्टर। तो भाई डायोप्टर क्या है भाई? हमारी लेंस की क्षमता। डायोप्टर क्या है भाई? लेंस की क्षमता। जस्ट अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और अगला दे रखा है हमारा क्या? दूसरा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या होता है भाई? बीच में मोटा होता है तथा किनारों पर क्या होता है? पतला। तो इसका ए आंसर हमारे पास हो जाएगा। ये हमारा उत्तल लेंस है भाई, जो बीच में क्या होता है भाई? मोटा और किनारों पर क्या होता है? पतला। और अवतल लेंस की हम बात करें तो ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है? पतला होता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है भाई? अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, जिसको हमने जस्ट डिस्कस किया था कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है भाई? ऋणात्मक होती है। डी आंसर हमारा हो जाएगा।
और अगला हमसे पूछा गया है कि भाई हम समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करने वाले हैं। भाई समतल दर्पण का उपयोग हम चेहरा देखने के लिए करते हैं भाई, तो सी आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर। अगला है, एक सरल रेखीय पथ किसका होता है। भाई प्रकाश जो होता है ना वो एक सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलती है, उसके पथ को हम किसी विधि से मोड़ सकते हैं, अपने आप प्रकाश अपनी दिशा को नहीं बदल सकता। ठीक है, तो समतल दर्पण हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश की किरण जो है ना उसका पथ कैसा होगा भाई, सरल रेखीय पथ कहलाता है। क्लियर। और अगला है, परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, किसका भाई, गोलीय दर्पण का, तो ई आंसर हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें मैचिंग फिर से दे रखी है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं भाई, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस बोला जाता है भाई किसे, उत्तल लेंस को। ये ऑप्शन ही हमारा सही है। अपसारी लेंस किसे बोला जाता है भाई, अवतल लेंस को। अभिसारी दर्पण किसे देते हैं भाई, सी वाला ऑप्शन, अवतल दर्पण को। और अपसारी दर्पण किसे बोलते हैं भाई, उत्तल दर्पण को। याद रखना है, ये 4 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अपसारी लेंस, अभिसारी और अभिसारी दर्पण, और अभिसारी लेंस और अपसारी दर्पण। क्लियर। अगला दे रखा है हमें उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में इसका क्या किया जाता है भाई, उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले पैटर्न की तरफ। और अगले पैटर्न में भी हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई डायऑप्टर, डायऑप्टर, डायोप्टर किसकी क्षमता है भाई, लेंस की क्षमता है, तो ए आंसर हमारा इसका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारों पर क्या होता है भाई, पतला होता है। क्लियर बात। अगला है अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है भाई, ऋणात्मक। समतल दर्पण, इसका उपयोग हम कहाँ देखने के लिए करते हैं भाई, चेहरा देखने के लिए। ये भी हमारी हो चुकी है, होती है। सरल रेखीय पथ किसका होता है भाई, प्रकाश किरण का। और परावर्तक तल कैसा होता है, गोलीय, जो कि हमारे गोलीय दर्पण का। ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे देखा जाए तो हमारा आज का पैटर्न प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन से इतने ही क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड हैं। इनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने की पूरी पूरी संभावना है। तो सभी लोग एक बार एग्जाम से पहले वीडियो को जरूर देखें, और जो एग्जाम आपका आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्लियर बात। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास के अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।